गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं के अध्याय 12 कार्बनिक यौगिकों की प्रकृति एवं वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले भाग में हम लोग देखेंगे कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या है, कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा क्या है, तीसरा एक विशेष चीज देखेंगे, कार्बन में जो केटिनेशन का गुण होता है या श्रृंखलन का गुण, ये क्या होता है। कार्बन परमाणु का टेट्राहाइड्रल मॉडल देखेंगे और कार्बन के यौगिकों में संकरण को देखेंगे। तो एक एक करके हम इसको अध्ययन करते हैं। पहला है ये जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है जैव शक्ति सिद्धांत, या इसे कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, VFT, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो यहाँ मैंने जो साइंटिस्ट का नाम है उसको हाईलाइट किया है कलर से। तो आप लोग जब अपने नोट्स बनाओगे, इसको सुनने के साथ साथ आप एक कॉपी में नोट भी करते जाइए। ये चीज़ें जो हैं, जैसे वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी, बर्जीलियस ने। तो ये जोड़ी जमाओं में ये वाले प्रश्न आ सकते हैं। इसी तरह से आगे और देखते जाना, तो आप इनको पेयर बनाते हुए चलिए। तो वाइटल फोर्स थ्योरी या जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है, इसमें ये बताया है कि जो कार्बनिक यौगिक होते थे वो केवल पौधे या जीव जंतु, जो जीवित वस्तुएं हैं, उन्हीं के अंदर संश्लेषित होते थे। तो बर्जीलियस ने ये बताया था कि केवल जीवित वस्तुओं के अंदर ही, जीवित जीवों के अंदर ही कार्बनिक यौगिक बनते हैं। तो इस सिद्धांत को कहा था जैव शक्ति सिद्धांत या वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन कुछ समय बाद वोलर नामक साइंटिस्ट थे 1828 में। इन्होंने क्या किया कि प्रयोगशाला में यूरिया नामक कंपाउंड का सिंथेसिस किया, यूरिया का निर्माण किया। तो यूरिया को इन्होंने प्रयोगशाला में कैसे बनाया, अमोनियम सल्फेट लिया इन्होंने और पोटेशियम साइनेट। अमोनियम सल्फेट, जिसका सूत्र यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए, आपको भी ये याद होना चाहिए, अमोनियम NH4 2 टाइम्स SO4, अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट KCNO। इन दोनों को उन्होंने गर्म किया। तो पहले प्राप्त हुआ उन्हें अमोनियम साइनेट NH4CNO प्लस K2SO4। अब इस अमोनियम साइनेट को और फर्दर हीटिंग करने से और अधिक ऊष्मा देने से इस अमोनियम साइनेट का क्या होता है, रीअरेंजमेंट हुआ, या जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पुनर्विन्यास हुआ। इसके अणुओं का रीअरेंजमेंट, ये NH4 जो है ये दो पार्ट्स में टूट गया, NH2 और यहाँ से एक N और यहाँ से लिया, ये CNO से एक N ले लिया, CNO से N गायब हुआ तो बचा केवल क्या, CO। तो NH2CO NH2, ये यूरिया बना, NH2CO NH2 यूरिया। तो यूरिया का सिंथेसिस किसने किया था, वोलर नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया। तो इस तरह से उन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया कि केवल जीवों में ही कार्बनिक यौगिक नहीं बन सकते, बल्कि उनको प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। उसके बाद तो फिर कई सारे यौगिक, यानी लगभग सभी यौगिक प्रयोगशालाओं में बने। तो उसमें से जैसे कि कोल्बे नामक साइंटिस्ट ने एसिटिक एसिड का सिंथेसिस किया, बर्थलेट नामक साइंटिस्ट ने मीथेन का सिंथेसिस किया। तो ये सब NCERT की बुक से मैंने यहाँ पे कोड किए हैं और इनको कलरफुल उससे हाईलाइट भी किया है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद रखें और साथ में अपनी नोट्स कॉपी में जोड़ते भी जाइए। तो अगला है यहाँ पर कि कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा क्या है। अभी हम पहले इसको, जब वाइटल फोर्स थ्योरी दी गई थी, तब ये कहा गया था कि केवल ये
जीवित वस्तुओं के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं, जीव जंतुओं में या पौधों में, इसलिए इसको नाम दिया गया था पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जब बाद में देखा गया कि यहाँ पर मेन कंटेंट इसमें कार्बन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो इसको नाम दे दिया गया कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। अब इसकी कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा क्या हो जाएगी कि कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा। यानी कार्बन और हाइड्रोजन इन यौगिकों में अनिवार्य रूप से होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। कार्बन एंड हाइड्रोजन इज मस्ट इन दीज कंपाउंड्स। अब ये देखा हमने कि कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त इन यौगिकों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एवं हैलोजन तत्व भी होते हैं। ये कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में होते हैं, ये पूरे के पूरे अनिवार्य नहीं होते हैं, ये होते भी हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन तो इन यौगिकों में होते ही हैं। तो कुछ ऐसे तत्व यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ऐसे यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन, जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों की कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा और इनके अध्ययन की शाखा को कार्बनिक रसायन कहा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में कैटिनेशन का गुण क्या होता है। ये वाला एक प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कैटिनेशन का गुण या श्रृंखलन का गुण क्या होता है। तो कार्बनिक यौगिकों में जो कार्बन कार्बन परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से सहसंयोजक बंध से जुड़ते हैं और न केवल एक दो बल्कि कई सारे, दो या दो से अधिक कई सारे कार्बन परमाणु अपने एक के बाद एक जुड़कर लंबी और सीधी या फिर शाखित श्रृंखला में जुड़ जाते हैं, खुली या फिर बंद श्रृंखला भी बना लेते हैं। तो जैसे यहाँ मैंने चित्र में बताया है कि ये कार्बन 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 परमाणु है, हर कार्बन की 4 संयोजकता होती है। ये देखिए 1 2 3 और 4, प्रत्येक कार्बन के आसपास आपको 4 वैलेंसी डंडी के रूप में दिखाई दे रही है। ये लाइंस दिखाई दे रही है 4 आपको चारों तरफ, हर कार्बन के चारों तरफ 4 लाइंस दिखेंगी। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से प्रत्येक कार्बन एक दूसरे कार्बन से, तीसरे कार्बन से इस तरह से लाइन से जुड़ा होता है। इस गुण को क्या बोलते हैं? श्रृंखलन का गुण या कैटिनेशन का गुण। ये जुड़ने का गुण, ये आपस में सीधी श्रृंखला में भी जुड़ सकते हैं, या जैसे देखिए ये 3 कार्बन सीधी श्रृंखला में, बीच में से एक और निकल गया ये, तो इसको बोलते हैं शाखित श्रृंखला। और ये तीनों कार्बन ये एक दूसरे से क्लोज रिंग बना ली है, इसको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड या चक्रीय यौगिक। इस तरह से यहाँ पर 4 भी हैं। तो अभी हम यहाँ कैटिनेशन के गुण की परिभाषा फिर से देखें कि कार्बनिक यौगिकों में स्वसंयोजन की क्षमता होती है। तो कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर कार्बन की लंबी लंबी श्रृंखला सीधी या शाखित, खुली या बंद श्रृंखला बना लेते हैं। इस गुण को श्रृंखलन का या कैटिनेशन का गुण कहते हैं। कैटिनेशन का गुण सिलिकॉन में भी होता है। कार्बन जो होता है कार्बन समूह में ही सिलिकॉन भी आता है, तो सिलिकॉन में भी श्रृंखलन का गुण होता है, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो अधिक मजबूत होता है।